हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे के लेक्चर में हमने लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का मीनिंग देख लिया था। आज हम स्कोप से स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का लेक्चर आपका देखने का बाकी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहाँ पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो मीनिंग हमने पढ़ा था, जहाँ पे लीगल वर्क आउटसोर्स किया जाता है, एक फर्म दूसरी फर्म को कुछ लीगल काम आउटसोर्स करती है, बराबर। तो अब और ये मोस्टली कैसा होता है, ऑफशोर होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आउटसोर्सिंग किया जाता है। तब यहाँ पे उसका स्कोप क्या है देखते हैं हम। Legal outsourcing consists of various processes which can be classified into low-skilled quantitative task and high-end qualitative task। देखिए अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है, लो स्किल्ड क्वांटिटेटिव टास्क, मतलब दो पार्ट में उन लोगों ने डिवाइड किया है। अब एक है लो स्किल्ड क्वांटिटेटिव, मतलब जहाँ पे ऐसा काम जहाँ पे स्किल थोड़ी सी कम होगी तो भी चलेगा, वो काम कर सकते हैं। लो क्वालिटी वाला मतलब जिनके पास क्वालिफिकेशन थोड़ा कम है, जो पर्सन एकदम लॉयर नहीं बन चुका है लेकिन फिर भी उसको नॉलेज है, वो काम वो कर सकता है, ठीक है। तो वैसे पर्सन का काम को बोलेंगे हम लो स्किल्ड क्वांटिटेटिव टास्क। दूसरा आता है हाई एंड क्वालिटेटिव टास्क, मतलब जो पर्सन ऑलरेडी प्रॉपर प्रोफेशनल बन चुका है वो पर्सन काम करेगा, वो हो जाएगा हाई एंड क्वालिटेटिव टास्क। नाउ ये देखते हैं, लो स्किल क्वांटिटेटिव टास्क इंक्लूड पैरालीगल सर्विस एंड लीगल कोडिंग, कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस, लीगल मेमो डेवलपमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, लिटिगेशन सपोर्ट एंड डेटा एंट्री। अब यहाँ पे देखिए पैरा लीगल सर्विस का मतलब क्या, मैंने समझाया कि जो पर्सन खुद लॉयर नहीं है, उसके पास एकदम 100% क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो पर्सन उस काम को कर सकता है, उसके पास वो एक्सपर्टाइज तो है, तो वो पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसे हम बोलेंगे पैरा लीगल सर्विसेज। एंड लीगल कोडिंग, लीगल उनके वर्क में कुछ कोडिंग किया जाता है, वो कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस, मतलब जब कंपनी बनती है तो काफ़ी सारे उसमें लीगल फॉर्मेटिंग, लीगल प्रोसेसिंग की जाती है, तो वो जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विसेज। लीगल मेमो डेवलपमेंट, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो भी डिटेल अवेलेबल हो रही है फर्म के पास अलग अलग सोर्सेज से, उससे रिकॉर्ड बनाना इन राइटिंग, उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। रिटन रिकॉर्ड क्रिएट करना, वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना। लिटिगेशन सपोर्ट, लिटिगेशन मतलब लॉ सूट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो जो दो लोगों के बीच प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जब केस फाइल किया जाता है कोर्ट में, ठीक है, तो वो हो जाएगा लिटिगेशन। तो लिटिगेशन सपोर्ट का काम एंड डेटा एंट्री, ये सारा ही आएगा इन लो स्किल्ड क्वांटिटेटिव टास्क में। दूसरा आता है हाई एंड क्वालिटेटिव टास्क। अब इसमें क्या आएगा, इंक्लूड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में कुछ सर्विस अगर आपको लेना है, अब ये क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कुछ ऐसी चीज़ है या कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जो आपने खुद इंटेलेक्चुअली मेहनत करके डेवलप की है, तो अगर वो प्रोसेस किसी और को यूज़ करना है तो उसे वो राइट लेना पड़ेगा, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है। पेटेंट सर्च, अब पेटेंट हो जाता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास से हमें कुछ प्रोसेसेस के लिए लाइसेंस लेना हो तो वो उसके लिए हमें पेटेंट लेना पड़ता है। तो पेटेंट सर्च एंड एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस, इंटेलिजेंस सर्विस। तो अब ये सारी ही सर्विस आती है हाई एंड क्वालिटेटिव टास्क में। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए बताया गया है इसको यहाँ पे हाई एंड क्वालिटेटिव टास्क के अंदर।
तो ये उन लोगों ने 2 पार्ट में उसको स्कोप को डिवाइड किया गया है। अब आगे देखते हैं क्या बताया है उन लोगों ने। रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग लीगल सोर्सेज टू इंडिया। अब ये जो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया जाता है वो इंडिया में क्यों किया जाता है ज़्यादातर, वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है स्किल्ड प्रोफेशनल। अब हमारी कंट्री में स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग अभी उसके रिलेटेड एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हमारे इंडिया में वर्क फोर्स कैसी अवेलेबल हो गई है, स्किल्ड अवेलेबल हो गई है। इसके लिए हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा LPO किया जाता है। नाउ लॉ फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब कैन बेनिफिट फ्रॉम offshoring legal service to India, along with saving a great amount of money every year. LPO in India provides easy access to highly skilled professionals in India. देखिए क्या होता है, उनका सेविंग तो होता ही है, पैसे तो उन्हें कम पे करने पड़ते हैं, एंड दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल उनको मिल जाते हैं। नाउ वेस्टर्न लॉ फर्म्स इन द पास्ट वर रिलक्टेंट or slow to outsource even the most basic work to India because of the worries of confidentiality and quality. पहले कैसा था इन द पास्ट, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो लॉ फॉर्म्स है वो हमारी कंट्री में आउटसोर्सिंग ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी का डर लगता था, एंड दूसरा उन्हें ये भी डर लगता था कि हमें अच्छी क्वालिटी का काम नहीं मिलेगा। इसके लिए वो पहले आउटसोर्स नहीं करते थे। लेकिन हावेवर ऑफ लेट द वेस्टर्न लीगल फर्म्स आर आउटसोर्सिंग इन लार्जर वॉल्यूम्स। अभी तो लार्जर वॉल्यूम्स में यहाँ पे आउटसोर्सिंग किया जाता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। अब क्या हुआ है, आज के टाइम में स्किल्ड एम्प्लॉयज़ बहुत बढ़ गए हैं हमारी कंट्री में, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग हमारी कंट्री में ही करती है। अब आता है सेकेंड पॉइंट, वो बताता है लोअर फीस। अब हमारी कंट्री में आउटसोर्सिंग करने का एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है अदर कंट्रीज़ को कि यहाँ पे फ़ीस कंपैरेटिवली थोड़ा कम पे करना पड़ता है, तो उन्हें कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है। देखिए LPO फर्म्स इन इंडिया हैव रीच्ड अ हायर मैच्योरिटी लेवल करेंटली। Many tasks like intellectual property process, legal research, pre-litigation, documentation, document analysis, preparation of software licensing, agreements are outsourced to India. ये सारी चीज़ें अब इंडिया में आउटसोर्स की जाती है। Professionals are providing patent related services with a fee as low as $2,000 as against $10,000 to $12,000 charged by US firm. देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है जो हम चार्ज कर रहे हैं एंड दूसरी कंट्रीज चार्ज कर रही है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, सारे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही कंट्री में आउटसोर्स करना चाहते हैं। कॉस्ट बेनिफिट ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है उनके लिए। नाउ थर्ड पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। अब ये जो हम लीगल वर्क आउटसोर्स करना चाहते हैं, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में किया जाता है या तो फिर कोई कंट्री में से हमारी कंट्री में किया जाता है, तो अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है बना हुआ है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लीगल सिस्टम से सिमिलर हो रहा है। इसके लिए हमारी कंट्री में लीगल वर्क आउटसोर्स करना बहुत इजी हो रहा है अदर कंट्रीज़ के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फटाफट से उनका काम होके मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। तो द इंडियन लीगल सिस्टम इज सिमिलर टू लीगल सिस्टम ऑफ USA, UK, कनाडा एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। ये सारी कंट्रीज से हमारा इंडियन लीगल सिस्टम मैच करता है, सिमिलर है। इंडियन लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेथड्स आर वेल डेवलप्ड एंड आर अंडरस्टूड यूनिवर्सली। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जा रही है। इंडियन लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मेथड्स,
Now, Indian legal system was one of the most researched and informed legislations which gives added advantage to Indian professionals to provide appropriate legal knowledge to foreign firms. देखिए हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च, बहुत रिसर्च करके उसे बनाया गया है, एंड इन्फॉर्म्ड लेजिस्लेशंस मतलब उसके जो रूल्स है वो बहुत ही रिसर्च करके बनाए गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत फ़ायदा दे रहा है अदर कंट्रीज़ को उनके लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड चीज़, क्यों हमारे इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है लीगल काम। देखिए यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं क्विक सर्विस। अब ये क्विक सर्विस क्या है कि हमारे यहाँ के जो प्रोफेशनल हैं वो क्या करते हैं, सर्विसेज क्विकली देते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर बाकी कंट्रीज़ में आउटसोर्स करने जाओ लीगल वर्क को तो वो लोग जितना टाइम लेंगे वो ख़त्म करने में, उससे अच्छा है कि इंडिया में अगर किया जाए तो हमारे इंडिया में क्या होता है, बहुत क्विक सर्विस दी जाती है आउटसोर्सिंग फर्म को। The legal professionals provide quick service to foreign firms in order to gain competitive advantage. As compared to Indian legal firms, some of the Western lawyers are too slow. देखिए Western lawyers कैसे हैं, are too slow in providing service. Therefore, Indian professionals get a chance to provide legal service abroad. हमारे इंडियन लॉयर्स क्या करते हैं, सर्विसेज फटाफट से क्विकली देते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या, कॉम्पिटिटर से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, हम कॉम्पिटिटर से अच्छा काम करेंगे, कॉम्पिटिटर एडवांटेज हम लेना चाहेंगे। इसके लिए इंडियन लॉयर्स क्या करते हैं, क्विकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू अदर कंट्री के लॉयर्स। उसकी वजह से क्या हो जाता है, आउटसोर्सिंग फर्म को भी फटाफट से सर्विस मिल रही है एंड उनका काम भी फटाफट से हो जाता है, और वो क्या करते हैं, वापस से हमारे ही कंट्री में काम आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो ये एक फोर्थ पॉइंट हो गया क्विक सर्विस। चलिए, तो ये हमने 4 पॉइंट देख लिए क्यों हमारी कंट्री में लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। अब आगे उन लोगों ने कुछ बताया है, क्या है, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन लीगल आउटसोर्सिंग। ये कुछ हमने फ़ायदे तो देख लिए आगे, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग करना हो तो क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू बी फेस बाय फॉरेन फर्म आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, रिडक्शन इन लीगल जॉब्स इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब उनकी कंट्री से काफ़ी सारा लीगल काम हमारी कंट्री में दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, ठीक है, और हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो ये फॉरेन कंट्री के लिए एक चैलेंज है कि उनकी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। सेकेंड इज़ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कोर एक्टिविटीज़ आउटसोर्स की जा रही है, ठीक है। लीगल फर्म एक है, वो हमारी कंट्री के लीगल फर्म को क्या कर रही है, कुछ कोर एक्टिविटीज़, कोर प्रोसेसेस आउटसोर्स कर रही है। उसके लिए उसे सारी ही इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी हमारी कंट्री के फर्म के पास। तो क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये एक सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड इज़ रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है दोनों ही फर्म, ठीक है। तो दोनों के जो भी कल्चरल सिस्टम है, वो सारी ही ट्रेडिशनल सिस्टम है, सारी ही अलग हो जाती है, डिफरेंट होती है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उसके बाद आता है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द इंडियन लॉयर्स। कभी कभी ऐसे होता है कि इंडियन लॉयर्स को, भले ही इंडियन लॉयर्स को काम देना, आउटसोर्स करना उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कभी कभी उनको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है।
तो उसमें हाई कॉस्ट लग जाती है एंड उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। उसके बाद आता है माल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन लॉयर्स। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इंडियन लॉयर्स इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स को लीक कर देते हैं, या तो फिर और कोई भी गलत चीज़ें वो लोग इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसके साथ वो कर देते हैं। तो माल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन लॉयर्स। उसके बाद आता है प्रैक्टिसिंग लीगल सर्विस विदाउट लाइसेंस। काफ़ी सारे कुछ बिजनेसेस या फॉर्म ऐसे भी होते हैं इन इंडिया जो विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से भी जिस फॉरेन कंट्रीज़ ने काम दिया हुआ है उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अब रेगुलरली जो काम दे रहे हैं, अदर कंट्री से जो काम दिया जा रहा है हमारी इंडिया की फर्म को, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। उसकी वजह से उनका काम वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फीस एंड अदर मैटर्स। देखिए, जब काम आउटसोर्स किया जाएगा तो दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें फ़ीस एंड अदर टर्म्स भी डिसाइड की जाएगी। तो कभी कभी उन मैटर्स पे भी डिस्प्यूट हो जाते हैं दोनों ही फर्म के बीच में। एंड अल्टीमेटली होता क्या है, फॉरेन कंट्री की जो फर्म है जिसने काम आउटसोर्स किया हुआ है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे ही चैलेंजेस थे जो फॉरेन कंट्री को बेयर करने पड़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हमने देख लिया, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हमने ख़त्म कर दिया। उसमें हमने बेनिफिट्स देखे, चैलेंजेस देखे, उसका मीनिंग देखा, स्कोप देखा, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हमने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। ERP क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलिए, अब ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जहाँ पे उन लोगों को सारी ही इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। जैसे कि हम बिजनेसेस की बात करें, बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज़ होती है। देखिए, अभी मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न हो गए। अब क्या होता है, सारे ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देखनी होती है उनके काम करने के लिए कि भाई बिज़नेस में अभी स्टेटस क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब सेल्स एग्जैक्टली कितना हुआ है, परचेज कितना हो रहा है, कितने पैसे हैं हमारे पास, कितना हमने लोन लिया है, ठीक है, कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सारे ही लोगों को रिक्वायर्ड होती है रिलेटेड टू देयर डिपार्टमेंट। तो अब होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ में हेल्प करता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब यहाँ पे सारे ही लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सारे ही लोग यहाँ से एक ही इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली गई एंड दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों के डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन सारे ही लोग अगर एक ही जगह से इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं एंड डिसीजन ले रहे हैं तो उनके डिसीजंस कैसे होने वाले हैं, एक्यूरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या हो जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर सारा ही डेटा कलेक्ट करके स्टोर किया जाएगा, ठीक है, एंड उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा एंड उसके बाद उसको सारे ही लोग रिफ़र करेंगे खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये, बिजनेस को मैनेज करने में हमें हेल्प करता है। दैट अ कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाएगा,
मैनेज किया जाएगा एंड इंटरप्रेट डेटा, मतलब वो डेटा देख के हम कुछ एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद डिसीजन लेंगे, मतलब हम उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें हम करेंगे, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ द ERP इज़ यूजफुल इन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज। अब ये ERP किस चीज़ में हेल्प करता है, तो देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ प्लानिंग करना है, हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमें डिसीजंस लेने हैं, फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग करना है। दूसरा आता है अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब हमारा जो फाइनेंस हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, लोन्स देख रहे हैं, एडवांसेस देख रहे हैं, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, वो हम देख रहे हैं, अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, हम जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, उस प्रोडक्ट की हम कॉस्ट देखेंगे कि उसके लिए हमें कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस डिलीवरी, देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर हम सर्विस देते हैं तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। मार्केटिंग एंड सेल्स, उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, जैसे कि कितने यूनिट सेल हुए हैं या कितने और करने हैं, कितना प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो हम हमारे बिजनेस में रखते हैं, तो ये जो स्टॉक लेवल हम मेंटेन करते हैं तो वो ऑलरेडी कितना है, कितनी डिमांड है सामने, कितना हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा या कितना ख़रीदना पड़ेगा, तो वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है। शिपिंग एंड पेमेंट्स एक्सेट्रा, शिपिंग मतलब अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो हम जो शिपिंग करवाते हैं गुड्स का, शिपिंग की हम डिटेल्स देख सकते हैं। एंड पेमेंट्स, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करना होता है हमें, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है कि कितने पेमेंट करने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, कितने पे हो चुके हैं एक्सेट्रा। तो ये सारी ही चीज़ों में ERP हमें हेल्प करता है। नाउ ERP प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड व्यू। देखिए अब यहाँ पे उन लोगों ने कुछ मेन चीज़ें हमें बताई है इम्पॉर्टेंट। ERP provides an integrated view of core business processes, often in real time, using common database maintained by database management system। देखिए क्या बताया उन लोगों ने, ERP provides an integrated view। इंटीग्रेटेड मतलब एक ही इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन सबको दिखेगी, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट वाला पर्सन चेक करना चाहता है कि मेरा लास्ट मंथ में सेल कितना हुआ, मान लो 20,000 यूनिट्स हुआ, तो उसको भी वही इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। एंड फाइनेंस वाला पर्सन देखना चाहता है कि भाई मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, तो वो उसे भी सेम इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी कि 20,000 यूनिट्स मेरी कंपनी के सेल हुए, क्या प्राइस पे सेल हुए, ठीक है, तो दोनों ही सेम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड व्यू देता है ऑफ कोर बिजनेस प्रोसेसेस, मेन जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस है उसका कोर व्यू देगा ये, ऑफन इन रियल टाइम। अब ये रियल टाइम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसका तुरंत ही उसे आप व्यू कर सकते हो, उसके रिपोर्ट्स तुरंत ही आप व्यू कर सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मल सिनेरियो में कैसे होता है, हम मंथली रिपोर्ट बना रहे हैं या क्वार्टरली रिपोर्ट बना रहे हैं, मान लो कैश का हो या इन्वेंट्री का हो, ठीक है, और रेगुलर टाइम पे हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसी टाइम के बाद रिपोर्ट मिलेगा। जैसे मंथली का हमारा सिस्टम है तो हमें 1 मंथ के बाद देखने मिलती है सिचुएशन क्या है, लेकिन यहाँ पे तो कैसा है, रियल टाइम, आपको अभी आज देखना हो कि इन्वेंट्री लेवल कितना है या फिर अगर कल देखना हो वापस से, तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट है वही देखने मिल जाती है, इसलिए उन लोगों ने रियल टाइम बोला है। तो रियल टाइम यूजिंग कॉमन डेटाबेस, जो डेटाबेस यूज़ हो रहा है वो कॉमन रहता है, सारे लोगों को एक ही इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है। मेंटेन बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये ERP हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ERP सिस्टम्स ट्रैक बिजनेस रिसोर्सेज, कैश, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी
एंड द स्टेटस ऑफ बिजनेस कमिटमेंट्स, ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स एंड पेरोल। ये सारी ही चीज़ों का हम ट्रैक रख सकते हैं। ट्रैक कैसे रखेंगे? देखो, रिसोर्सेज का रख सकते हैं कि हमारे पास कैश कितना है, रॉ मटेरियल कितना है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, अभी हम अभी चाहते हैं कि अभी हाल ही में हमें देखना है कि कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है, तो हम सीधा वो सॉफ्टवेयर ओपन करके देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है या इन्वेंट्री लेवल कितना है। ठीक है, दूसरा हम क्या देख सकते हैं? स्टेटस ऑफ बिजनेस कमिटमेंट्स, कि ऑर्डर्स कितने हैं, परचेस ऑर्डर्स कितने हैं हमारे, एंड पेरोल, हमें कितना सैलरी रेम्यूनरेशन पे करना है। तो ये सारे ही स्टेटस भी हम तुरंत देख सकते हैं इमीडिएटली। द एप्लीकेशंस दैट मेक अप द सिस्टम शेयर डेटा अक्रॉस द वेरियस डिपार्टमेंट दैट प्रोवाइड द डेटा। देखिए, एंड ERP फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन all business functions and manages connections to outside stakeholders। ERP क्या करता है? इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करता है। बिजनेस, अलग अलग बिजनेस फंक्शन में जो इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन है, परचेज में है, ठीक है, सेल्स में है, अकाउंटिंग में है, तो सारी ही इंफॉर्मेशन को वो मैनेज करता है और कनेक्शन बनाए रखता है आउटसाइड स्टेक होल्डर्स के साथ भी, जैसे कि हमारे कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, वो अगर देखना चाहते हैं क्या स्टेटस है कंपनी का, तो वो देख सकते हैं। तो स्टेक होल्डर के साथ भी कनेक्शन बना के रखता है ERP। अब आगे हम कुछ देखते हैं। ओरिजिन ऑफ ERP। अब ये ERP जो इतना यूज़ हो रहा है, इतना हेल्पफुल है बिजनेस के लिए, तो उसका ओरिजिन क्या है? तो इन 1990 वहाँ पे क्या था? गार्टनर ग्रुप फर्स्ट यूज द एक्रोनिम ERP एज एन एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, अब ये सबसे फर्स्ट ये जो ग्रुप है गार्टनर ग्रुप, उन्होंने ERP यूज़ किया। एक्रोनिम, ये ERP मतलब फुल डिटेल नहीं था, थोड़ा स्मॉल वर्जन ऑफ ERP यूज़ किया एज एन एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अब ये जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पहले यूज़ होता था, वो सिर्फ रिलेटेड टू मटेरियल हो जाता था। उसके बदले उन्होंने ये ERP यूज़ करना चालू किया। तो ERP में क्या होता है? सारी ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग फाइनेंस, सेल्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो उसे यूज़ करना चालू किया। ERP सिस्टम एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन 1990 बिकॉज द ईयर 2000 Y2K प्रॉब्लम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरो डिसरप्टेड लेगेसी सिस्टम। अब ये कुछ प्रॉब्लम आई थी पुराने ईयर्स में, जब 2000 ईयर आने वाला था, तो कंप्यूटर सिस्टम में थोड़ा फियर आ गया था कि ये जो डिजिट्स चेंज होने वाले थे, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी डेटाबेस में। तो ये जो प्रॉब्लम थी, एंड दूसरा था डिसरप्टेड लीगल सिस्टम, यूरो डिसरप्टेड लीगेसी सिस्टम। तो उसकी वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने ERP सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया, उसको ज़्यादा यूज़ करने लगे। मैनी कंपनीज टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस सच सिस्टम विथ ERP। तो ये सारी ही सिस्टम को रिप्लेस करके ERP यूज़ करना लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। ERP सिस्टम इनिशियली फोकस्ड ऑन ऑटोमेटिंग back office function which did not directly affect the customers and the general public. Front office functions such as CRM, customer relationship management, and dealt directly with customers. E-business systems such as e-commerce, e-governance, e-government, e-finance, SRM, supplier relationship management became integrated later when the internet simplified communication with external parties। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है? ERP सिस्टम में इनिशियली कैसा था? उन लोगों ने बैक ऑफिस के जो काम रहते हैं, अब ये बैक ऑफिस में क्या होता है, जैसे कि परचेस का काम हमने देख लिया, बिलिंग का देख लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल लाना है जो, वो हमने देख लिया, स्टॉक लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं वो देखा हमने, लोन्स वगैरह का देख लिया। तो उसमें क्या है कि कस्टमर के साथ हमें सीधा डील नहीं करना है,
तो सबसे पहले ईआरपी में कैसे काम लाए गए, कैसे चीज़ों पे फोकस किया गया, बैक ऑफिस के जो काम थे उसके ऊपर, फंक्शंस थे उसके ऊपर फोकस किया गया। नाउ फ्रंट ऑफिस फंक्शंस, जो फ्रंट ऑफिस फंक्शन थे जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब यहाँ पे कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ों पे एंड ई बिजनेस सिस्टम सच एज, जो उसके बाद ई बिजनेस आया, इलेक्ट्रॉनिकली जो आजकल बिजनेस होता है जिसमें हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, उनका डिटेल्स रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ों पे बाद में फोकस किया गया। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, उन लोगों ने किया बैक ऑफिस के जो फंक्शन थे जहाँ पे कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील नहीं करना था, वैसे फंक्शंस को उन्होंने ईआरपी सॉफ्टवेयर में या ईआरपी सिस्टम में उन्होंने लाया। ठीक है, तो अब हमने ये क्या देख लिया, ओरिजिन ऑफ ईआरपी, कि ईआरपी कैसे कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ। एंड अभी आजकल तो ईआरपी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये बहुत सारे फ़ायदे देता है बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये हमने कुछ देख लिया ईआरपी का मीनिंग एंड ओरिजिन। स्टूडेंट्स, आगे आने वाला है पर्पस ऑफ ईआरपी। अब देखिए पर्पस ऑफ ईआरपी क्या है। द पर्पस ऑफ ईआरपी इज़ टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ऑल द फंक्शनल एरियाज within the organization and also between the organization and external parties। अब ये ERP हेल्प क्या करता है, उसका एम क्या है, मेन सारी ही इंफॉर्मेशन अच्छे से मैनेज करना एंड सेम इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज़। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में जो भी पार्टी इंटरेस्टेड है, मतलब कि मान लो कोई एक बिजनेस है, उसमें जो 2 पार्टनर्स है या तो फिर एक्सटर्नल पार्टी जो इन्वेस्टर है कंपनी के, तो वो लोग भी देख सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। द बेसिक गोल ऑफ ईआरपी इज़ टू प्रोवाइड वन सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द वेरियस ईआरपी फैसेट्स in order to ensure smooth flow of data across the organization। देखिए बेसिक गोल क्या है ईआरपी का, टू प्रोवाइड वन सेंट्रल रिपोजिटरी, मतलब एक सोर्स हो जाएगा इंफॉर्मेशन का। ठीक है, सेंट्रल सोर्स, उससे क्या होगा, सारी ही इंफॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और वो डेटा का फ्लो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। सेम इंफॉर्मेशन सबको मिल रही है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, सारे ही लोग प्रॉपरली डिसीजन ले पा रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है, तो ये एक मेन पर्पस है ईआरपी का, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मीनिंग, ओरिजिन वगैरह सब देख लिया स्टूडेंट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।